हे गाइस, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग। आपका मोस्ट वेलकम हमारे सेशन में। माय नेम इज सवित मिश्रा, आई एम योर जी एजुकेटर। आप देख रहे हैं मेरी क्लास। क्या मैं लाइव हो चुका हूँ? जी हाँ, मैं लाइव हो चुका हूँ। हेलो मानस, कैसे हैं आप लोग का मोस्ट वेलकम। थोड़ा इवेंट लेट में लगा मेरे ख्याल से, तो आपको इन्फॉर्मेशन क्लास की शायद हुई नहीं। हेलो निशांत, कैसे हैं आप? तो गाइस, आपका मोस्ट वेलकम हमारे सेशन में। एक बात ध्यान दीजिएगा, हमारी क्लास जो होती है रोज़ रात में 10 पर, वो आज 7 बजे ही है, ठीक है। तो वो क्लास 7 बजे है, तो उस क्लास को छोड़िएगा नहीं आप लोग। हेलो सूरज, हेलो भावना, हेलो प्राची, कैसे हैं आप लोग? हेलो अभय प्रकाश, कैसे हो आप? तब तक गाइस बच्चे आ रहे हैं, मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दूं दोस्तों। तो अगर हम बात करें अनअकैडमी की, तो अनअकैडमी ने आपके लिए जो 20% डिस्काउंट है, इसे आगे बढ़ा कर दिया 30 तारीख तक, ठीक, 30 अप्रैल तक। यानी 30 अप्रैल तक आप अभी भी अनअकैडमी पर 20% डिस्काउंट ले सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ट्रांजैक्शन रुक गए थे, तो हमने इसको 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया, ठीक है। हमारे सारे बच्चे लाइव हो रहे हैं, आप बैच को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो अनअकैडमी आपको क्या दे रहा है? आस्क अ डाउट पर आपको दे रहा है अमेजन वाउचर 250 रुपये का। कंडीशन ये, टॉप 100 लर्नर्स हु हैव पोस्टेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलिड डाउट विल गेट द अमेजन गिफ्ट वाउचर्स वर्थ ₹250। यानी टॉप 100 जो लर्नर्स होंगे, जिन्होंने वैलिड क्वेश्चन पूछे होंगे, उन्हीं को क्वेश्चन ये मिलेगा। तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट, बढ़िया चीज़ है, ठीक है दोस्तों। इसके आगे बात करें तो अपकमिंग टेस्ट सीरीज आरबीआई असिस्टेंट की मिल रही है आपको, एसबीआई क्लर्क की मिल रही है आपको, आईबीपीएस पीओ की मिल रही है आपको, और आईबीपीएस क्लर्क की मिल रही है आपको टेस्ट सीरीज। तो ये हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। अनअकैडमी पर एडमिशन हम कैसे लेते हैं? तो हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, एक है आइकॉनिक और एक है प्लस। आइकॉनिक और प्लस, ठीक। अगर हम प्लस की बात करें दोस्तों, तो प्लस की हमारी फीस कितनी है? तो 24 महीने की फ़ीस हमारी पड़ती है 8,500। 1 मिनट, मैं जान रहा था दिक्कत होगी। तो 8,500 रुपये, ठीक। और 12 महीने की 7,150 रुपये। और जहाँ पे आपको डालना है हमारा कोड AVP10, जिससे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं आइकॉनिक की, तो 24 महीने फीस आपकी है 10,000 रुपये, और 12 महीने की आपकी है 8,500 रुपये। और यहाँ पर भी आपको मिलेगा 20% का फ्लैट डिस्काउंट। कोड हमारा AVP10 आपको लगाना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये डिस्काउंट की बात हम कर रहे हैं। दोनों फीस अलग अलग क्यों है, वो बात कर रहे हैं हम दोस्तों। देखो, अगर अनअकैडमी की बात करें तो आस्क अ डाउट, मतलब अगर आप हमारा कोई कोर्स कर रहे हो, कुछ डाउट आपको आता है, तो उस डाउट का स्क्रीनशॉट आप खींचकर आस्क अ डाउट पे जाओ, अपलोड कर दो। तो यहाँ पे आपको अनअकैडमी से सोल्यूशन मिल जाएगा। आपको एक साथ 3-3 डाउट अपलोड करने की छूट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो अगर आप आइकॉनिक वाले हो तो आपको पहले प्रायोरिटी मिलती है, और प्लस वालों को यहाँ पर बाद में प्रायोरिटी मिलती है, ठीक। रेज द हैंड, अपने टीचर से आप क्लास में बात करके आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो आप। तो रेज द हैंड में भी आइकॉनिक वाले को पहले मिलेगी प्रायोरिटी, और प्लस वालों को बाद में मिलेगी प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी वाला बात है बस, तो फीस में अंतर है इसमें, ठीक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और मेरी स्पेशल क्लास, मेरी जो स्पेशल क्लास है उसकी टाइमिंग नोट कर लीजिएगा। अनअकैडमी पर आज 2 क्लास हमारी शाम को हैं। एक 4 बजे हमारी क्लास है 4 PM पे, जहाँ पर हम MCQs की बात करेंगे, MCQs और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, MCQs ऑन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक। और 7 बजे हमारी क्लास होगी डेली करंट अफेयर्स, जो हम पढ़ते हैं, डेली सी MCQs। तो ये 2 क्लास बची हुई हैं हमारी आज की, देख लीजिएगा इसे, ठीक है। चलिए गाइस शुरू करते हैं आगे, ठीक। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 गिव पावर टू द रिजर्व बैंक टू गिव डायरेक्शन टू द बैंक। यानी वो कौन सा सेक्शन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का जो आरबीआई को पावर देता है कि वो बैंकों पर अपना कंट्रोल, अपना डायरेक्शन दे सकता है? ये आपसे पूछा गया। आंसर हमारा क्या होगा? हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ प्राची बोल रही हैं ऑप्शन नंबर डी, प्राची सौरभ राठ। लक्ष्मी बोल रही डी ऑप्शन, राकेश 42 बोल रहे हैं, यहाँ पे लोग डी ऑप्शन बोल रहे हैं आधा, ज्योति बोल रही है सी ऑप्शन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा सेक्शन 35A, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो सेक्शन 35A, ध्यान देना, मेजर बातें लिखी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने क्या बोला कि वो कौन सा एक्ट है, वो कौन सेक्शन है, तो एक्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सेक्शन 35A, जो कि आरबीआई को पावर देता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दूसरे बैंक पर अपना कंट्रोल कर सकता है। एक बात और, 35A की बात करें तो यहां पर केवाईसी के बारे में बोला गया, केवाईसी गाइडलाइंस, ध्यान देना,
केवाईसी गाइडलाइंस इसमें है। और 35A में भी क्या था, पहले बैंकिंग ऑम्बुड्समैन इसी में था, लेकिन अभी ये चेंज हो गया अभी, तो ये भी ध्यान दिया थोड़ा सा। कहने का मतलब क्या है, ये केवाईसी वाला क्वेश्चन भी बन सकता है आपका, ये तो नहीं बनेगा, ये चेंज हो गया अभी, तो इस पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आगे बढ़ते दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, Which option is the distribution of insurance product and the insurance policies of insurance company by bank as corporate agent through their branches? यानी कहने का मतलब ये है कि उसे आप क्या बोलोगे जब कोई बैंक किसी इंश्योरेंस कंपनी से टाइप करेगा और कंपनी की पॉलिसी अपनी ब्रांच से सेल करता है एज ए एजेंट, हम इसे क्या बोलते हैं? ये आपसे पूछा गया, आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा क्या होगा? और यहाँ पे आप लोग आंसर क्या दे रहे हो? ऑप्शन नंबर ए इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी बैंक एश्योरेंस। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बैंक एश्योरेंस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये है बैंक एश्योरेंस दोस्तों, ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जब कोई बैंक अपनी ब्रांच से इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करता है, इसे हम क्या बोलते हैं? बैंक एश्योरेंस। ये एक टॉपिक है, तो पढ़ लीजिए से आप। तो बैंक एश्योरेंस ये हमारी हेडिंग होगी, ठीक है, टॉपिक। तो बैंक एश्योरेंस कितने मॉडल पे काम करता है आपको हम पढ़ा दे रहे हैं, पढ़ लीजिए फटाक से, छोटा टॉपिक है। देखिए, पहला होता है एज ए कॉर्पोरेट एजेंट, एज ए कॉर्पोरेट एजेंट, एज ए कॉर्पोरेट एजेंट मॉडल, ठीक है, एजेंट मॉडल। अब दोस्तों इसमें क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बैंक अलग है, इंश्योरेंस कंपनी अलग है। मेरी बात समझिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए एक बैंक में एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बैंक है मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक, एक बैंक है, ठीक, और एक इंश्योरेंस कंपनी है मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेट लाइफ, ये इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक दोस्तों। अच्छा, एक बात करते हैं कस्टमर की, है ना, कस्टमर हमारी आपकी बात करते हैं। हम लोग को शॉपिंग मॉल जाना क्यों पसंद है? हम क्यों वहाँ एंजॉय करते हैं? क्योंकि वहाँ हमारी शॉपिंग हो जाती है, वहाँ हम खाना खा लेते हैं और वहाँ हम मूवीज़ देख लेते हैं। मे भी आप कुछ और काम करने आते हो, मैं तो ये करता हूँ, खाना खा लिया, शॉपिंग कर ली, मूवी देख ली, मतलब बंडल ऑफ बेनिफिट। तो जिन चीज़ों से हमको बंडल ऑफ बेनिफिट मिलते हैं वो हमको पसंद है। अगर आप एक कस्टमर हो, आप बैंक में जाते हो, अगर यहीं पर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाए तो दोनों काम हो जाएगा आपका। यही चीज़ ये लोग पकड़ना है बैंक इंश्योरेंस में। मतलब दोस्तों, दुनिया में सबसे टफ जॉब जो मुझे लगती है वो है इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना। सबसे टफ जॉब है इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना। मैंने किया है एग्जैक्टली मैं जब लोग MBA में थे तो हमारा इंटर्नशिप चल रहा था, तो दैट टाइम पे हमारे मिर्ज़ापुर में बजाज एलियंस में पोस्ट आई थी सेल्स मैनेजर की, तो फ्री थे ही, खाली थे, हमने ज्वाइन कर लिया था, है ना। तो हमने देखा है थोड़ा बहुत लोग तुम्हें कैसे देखते हैं, कैसे बात करते हैं भाई। कभी कभी तो गेट, मतलब तुम गए हो, गेट लोग नहीं खोलते, इंश्योरेंस अरे नहीं चलो आगे बढ़ा करो, इस तरह से। तो इंश्योरेंस कंपनी को पता कि मार्केट थोड़ा टफ है, और वैसे भी क्राउड कहाँ है? यहाँ है। क्राउड यहाँ जाता नहीं है भाई। आप लोग कभी इंश्योरेंस गए हो? इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं गए हो, बैंक गए होगे। तो ये इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि कस्टमर यहाँ पर है, हमारे पास थोड़ी ना है। तो इस केस में क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी ने बैंक को ऑफर दिया क्या कि देखो भाई, कस्टमर तुम्हारे पास आ ही रहे हैं, तुम एक काम करो, तुम हमारी पॉलिसी अपने पास रख लो और अपने एम्प्लॉय से सेल करवा दो, इसे बिचवाओ। अगर तुम्हारा एम्प्लॉय सेल करता है, तुम सेल करते हो, हमको बिजनेस देते हो, हम तुम्हें कमीशन देंगे इस पर। जस्ट लाइक एजेंट, भाई LIC का एजेंट आपके पास आता है ना आप घर, यहाँ क्या है, यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट बैंक बन गया है। अब मान लो तुम यहाँ पर गए, इसने तुमको पॉलिसी बेच दी, इसका बिजनेस हो गया, कंपनी ने इसे कमीशन दे दिया। तो इसे हम क्या बोलते हैं? मतलब एजेंसी मॉडल बोलते हैं, एजेंट मॉडल या एजेंसी मॉडल बोलते हैं। यानी जब कोई बैंक किसी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट बन जाता है, भाई बैंक का क्या रहा है, बैंक की ब्रांच अपनी है, अपना एम्प्लॉई है, वो सेल कर रहा है इंश्योरेंस, कुछ देना है नहीं, मिलना है बस कमीशन। तो इसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट एजेंट मॉडल बोलते हैं बैंक का इंश्योरेंस में, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारा ये है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। अब दूसरा मॉडल देखो, इसका दूसरा मॉडल, ठीक है, इसका दूसरा मॉडल, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं रेफरल बिजनेस, रेफरल बिजनेस मॉडल, रेफरल बिजनेस मॉडल इसे हम बोलते हैं, ठीक, रेफरल बिजनेस मॉडल। अब ये कैसे काम करता है वो समझना, ठीक। देखो, पहले हमने क्या बात की थी कि एक बैंक है, ठीक, और एक इंश्योरेंस कंपनी है। हमने क्या बात की कि इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी पॉलिसी बैंक को दी और बैंक ने यहाँ पर अपने एम्प्लॉय को ट्रेन किया थोड़ा बहुत, और पॉलिसी वो सेल करवा रहा है अपने एम्प्लॉय से, ठीक। लेकिन दोस्तों, जैसे अभी आप लोग बैंक की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। जब आप बैंक में जाओगे ना,
तो आपको मालूम चलेगा बहुत सारा काम होता है वहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल प्रियंका मैडम हमारी है ना यहाँ पे, प्रियंका मैडम वो ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज ए क्लर्क काम कर चुकी हैं। बाद में उन्होंने ESIC ज्वाइन कर लिया। आप पूछो कमेंट में है यहाँ पे। तो बाद में इन्होंने ज्वाइन कर लिया, ESIC ज्वाइन कर लिया, ठीक। तो ये क्वालिफाइड है ESIC। तो बैंक में काम बहुत होता है यार। अब बैंक में इतना सारा काम होता है, देखो यहाँ पे, अगर बैंक वाला अपना एम्प्लॉय किसी और की पॉलिसी में लगा देगा तो फिर बैंक में काम कौन करेगा मेरे भाई, है ना। तो ये बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, तुम लोग को मैं अपनी लाइफ का एक बहुत बुरा एग्जाम्पल, मतलब बहुत बुरी घटना मेरे साथ सुना रहा हूँ। देखो एक बार क्या हुआ, हमारे पिताजी ने बोला कि चलो बैठो गाड़ी पे काम है कुछ। हम बैठ गए, बढ़िया शर्ट वर्ट खोले थे, नीचे टी-शर्ट पहने थे, परफ्यूम लगाए थे, एकदम बढ़िया से जा रहे थे, चश्मा लगाए थे। तो पिताजी हमें ले IDBI बैंक ले गए। जब वो ले गए बैंक में, तो आप बैंक में एंटर करोगे तो एक साइड में एम्प्लॉय बैठे हुए थे और एक साइड में BM का वो कैबिन था, ठीक। तो पिताजी और हम जा ही रहे थे, तभी हमारे बचपन का एक दोस्त मिल गया, दुर्गेश नाम था उसका। दोस्तों आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा, आपके घर के आसपास कोई लड़का रहता होगा जो हमेशा आपसे एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स लाता होगा, और उस दिन वो जरूर घर आएगा मार्क्स लेकर, अरे अंकल जी हम इतना नंबर पाए। तो उस समय जो आपके साथ होता था वही मेरे साथ होता था हमेशा। तो वही लड़का था वो। अब वो मिल गया बैंक में, आया, पापा का पैर छू लिया। तो पापा का पैर उसने छुआ तो पिताजी ने कहा, अरे दुर्गेश तुम यहाँ कैसे। तो उसने बोला कि हम यहीं काम करते हैं। तो दैट टाइम पर IDBI बैंक गवर्नमेंट बैंक थे टाइम पर, ठीक। पापा ने कहा अच्छा तुम यहाँ काम करते हो सरकारी बैंक में। बोला हाँ। पापा ने बोला ये इनको देखो लोफर घूम रहे हैं, कुछ नहीं करते हैं ये कोई लोफर है, कुछ नहीं करते हैं। खूब सुनाया, इतने बजे उठते हैं, ये करते हैं, इन्हें अच्छा कपड़ा चाहिए पहनने को, खाने को, पढ़ने को नहीं चाहिए। पढ़ने को मत बोलो। माँ सुना रहे थे, हम भी सुन रहे थे, हमके कहाँ से मिल गया यार ये ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पिताजी ने कहा ठीक है हम आते हैं BM के ब्रांच से। वो चले गया BM के कैबिन में, हम खड़े थे उसमें से। तो गुस्सा तो बहुत लग रही थी, अब क्या बोले। तो ऐसे हम देख रहे थे, कपड़ा उसका देख रहे थे। तो हुआ क्या कि उसने गले में एक वो बांधा हुआ था, एक वो नहीं पट्टा होता है कंपनी का। तो उसमें ना वो वॉश हो गया था, तो उसमें बड़ा बड़ा B लिखा था, बड़ा बड़ा। तो मैंने कहा यार कि ये अगर IDBI बैंक होता तो I होता ना, B क्यों होता स्टार्टिंग में। तो मैंने उससे पूछा तुम काम कहाँ करते हो। तो बोला यहीं काम करते हैं। तो उसने अपना जो फोटो वाला होता है ना, फोटो वाला, वो जेब में डाला हुआ था। मैंने निकाल लिया तो उसमें लिखा था सेल्स एग्जीक्यूटिव बजाज एलियंस कंपनी। मैंने कहा एक मिनट तुम कहाँ काम करते हो। तो उसने बोला अरे यहीं काम करते हैं। मैं कहाँ काम करते हो। बोला बजाज एलियंस में। हम बोले प्राइवेट कंपनी में, इंश्योरेंस में। बोला हाँ। हम क्या, अच्छा। तो हम बोले यहाँ कैसे। तो बोला कि क्या होता है, देखो जब इंश्योरेंस कंपनी देखती है कि यार हमारा धंधा बढ़िया आ नहीं पा रहा है, क्योंकि भाई ये बैंक का एम्प्लॉय है, इसे इंश्योरेंस के टर्म्स कंडीशन ज़्यादा नहीं पता होते हैं, और बैंक भी देख रहा है कि यार हमारा एम्प्लॉय फालतू काम कर रहा है इंश्योरेंस का, वो बैंक काम करे। तो होता क्या है रेफरल बिजनेस में, इंश्योरेंस कंपनी अपना ट्रेन एम्प्लॉय यहाँ भेजता है, बैंक इनको कैबिन दे देगा, इनको चेयर दे देगा, ये बैठ के अपनी पॉलिसी बेचे। मतलब जब इंश्योरेंस कंपनी का बंदा, मतलब इंश्योरेंस कंपनी खुद जाके बैंक में बैठती है और इंश्योरेंस सेल करती है, इसे हम क्या बोलते हैं, रेफरल बिजनेस। तो पिताजी आए तो हमने कहा पूछे कहाँ काम करता है ये। माँ डांट दी हमको इतना सारा, बड़ी खुशी मिली अंदर से बड़ा कि चलो सही है कम से कम, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा हो चुका है मेरे साथ। तो इसे हम बोलते हैं रेफरल बिजनेस। रेफरल बिजनेस आपके सामने है, देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा मेरे एग्जाम्पल से क्या मतलब होता है रेफरल बिजनेस का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया रेफरल बिजनेस, जहां पर इंश्योरेंस कंपनी बैंक में बैठकर अपना काम करती है, ठीक है। आगे अब तीसरा मॉडल क्या, देखो तीसरा मॉडल, ये तुम लोग नोट करो कि खाली कहानी सुन रहे हो, बस इसे नोट कर लेना भैया, देखो है ना। तीसरा पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट हमारा है वो क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, या जगह है तो यार, इसे हम क्या बोलते हैं, आजा भाई कहाँ यार, इसे हम बोलते हैं इंश्योरेंस अंडरराइटिंग। अब इसका दोस्तों मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे, तो इसका मतलब ये होता है कि बैंक अब सोच रहा है कि यार भाई जगह भी हमारी है, जगह हमारी है ब्रांच में, कस्टमर हमारा है, सब कुछ हमारा है, और हम किसी दूसरे की पॉलिसी बेच रहे हैं तो हमको फायदा क्या हो रहा है, बस कमीशन। जगह हमारी, कस्टमर हमारा, सब कुछ हमारा, तो प्रॉफिट भी बनाना चाहिए। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें बैंक जो सोचता है कि मैं काम करेंगे, हम किसी इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप नहीं करेंगे,
बल्कि हम खुद की अपनी इंश्योरेंस कंपनी खोलेंगे और उसकी पॉलिसी अपनी ब्रांच से बेचेंगे। फॉर एग्जांपल दोस्तों, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक तो है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी है और एसबीआई की अपनी जर्नल इंश्योरेंस कंपनी भी है। एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी अर्गो उसकी इंश्योरेंस कंपनी है, एचडीएफसी लाइफ उसकी इंश्योरेंस कंपनी है, आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भी है, कोटक महिंद्रा बैंक भी है, कोटक महिंद्रा इंश्योरेंस कंपनी भी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर बैंक अब क्या करेगा, बैंक खुद की अपनी इंश्योरेंस कंपनी खोल देगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे देखो यहाँ पे पहला कंडीशन क्या है, अगर कोई बैंक अपनी खुद की इंश्योरेंस कंपनी खोलना चाहता है तो उसके पास कम से कम 500 करोड़ रुपए कैपिटल होनी चाहिए, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। ठीक, और लाइसेंस के लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा IRDAI से, एडा से, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के पापा यही होते हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों, आपके पास आपको लास्ट 3 ईयर में प्रॉफिट में होना जरूरी है। आपको लास्ट 3 ईयर में प्रॉफिट में होना जरूरी है। ये सब कुछ पॉइंट हैं जो आपको पढ़ने चाहिए आपको। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि आप नोट कर लो, तो इसके बाद ही आपको लाइसेंस मिलेगा, आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट था जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों। आगे बढ़े, तो ये क्वेश्चन था हमारा बैंक इंश्योरेंस। तो बैंक इंश्योरेंस 3 मॉडल में काम करता है, 3 मॉडल पे, एजेंसी मॉडल, रेफरल मॉडल और इंश्योरेंस अंडरराइटिंग मॉडल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों, आपसे क्या पूछा गया कि पार्टिसिपेटरी नोट इन इंडिया आर इशूड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, हमारे देश में जो पार्टिसिपेट नोट होते हैं, मतलब पार्टिसिपेट नोट, ये कौन इशू करता है, ये आपसे पूछा गया है। वी हैव 5 ऑप्शन, आरबीआई, सेबी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ईएफपीओ, नन ऑफ दीज। व्हाट इज द आंसर? यहां पे रमन बोल रहे हैं आरबीआई, ठीक है। शिव बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री। आकाश आरबीआई, काजल आरबीआई, भावना सी ऑप्शन, प्रकाश आरबीआई, संध्या आरबीआई, केशव सी ऑप्शन, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई। चलिए, इसका आंसर क्या हो दोस्तों? इसका आंसर होगा सेबी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आपको ये समझना है कि ये पार्टिसिपेट नोट है क्या दोस्तों, सुनना बहुत ध्यान से, हाँ बहुत ध्यान सुनना, वरना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। थोड़ा मैं टाइम लूंगा लेकिन आपका ज्ञान बढ़ेगा इससे। ठीक है दोस्तों, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक, जब आज़ाद हुआ तो हमारे देश, देखो उस समय क्या था, उस समय थी गुटबाजी। गुटबाजी मतलब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था और वर्ल्ड वॉर में अमेरिका नया नया एक सुपर पावर देश बना था, क्योंकि इसने जापान में हिरोशिमा नासा में एटम बम का यूज़ किया था। तो दैट टाइम पे अमेरिका का भाव बड़ा बढ़ा हुआ था और रशिया पहले से ही ताकतवर था। तो दैट टाइम पर 2 देश मेन बन गए थे पूरे वर्ल्ड में, एक रशिया और एक अमेरिका। तो कुछ देश ऐसे थे जो रशिया के साथ थे और कुछ अमेरिका। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो अमेरिका ने बोला आप हमारे गुट में आ जाओ, रशिया ने बोला हमारे गुट में आ जाओ। गुट में आने का मतलब क्या होता है? गुट में आने का मतलब होता है कि अमेरिका चाह रहा था कि हम उनकी इकॉनमी अडॉप्ट करें, कैपिटलिस्टिक, और रशिया सोशलिस्टिक। दोस्तों, कैपिटलिस्टिक का मतलब होता है पूंजीवाद, मतलब सब कुछ प्राइवेट कंपनी, और सोशलिस्टिक मतलब सब कुछ सरकारी। तो हम बीच में फंस गए। तो हमने कहा कि भाई नए नए हैं मार्केट में, हम खेल खेलते हैं। हमने खेला कर दिया, हमने कुछ चीज़ें अमेरिका से ले ली, कुछ रशिया से, कि भाई ना आप गुस्सा हो ना आप गुस्सा हो, और हम क्या बन गए? मिक्स इकॉनमी। हम बन गए मिक्स इकॉनमी, यानी हमारे देश में अगर एनटीपीसी की बिजली बनती है तो हमारे देश में रिलायंस की बिजली बनती है। हमारे देश में सरकारी हॉस्पिटल हैं तो हमारे देश में प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं। हमारे देश में सरकारी, हालांकि ये खत्म हो गई इंडिया, तो प्राइवेट तो है ही है। तो कहने का मतलब ये मिक्स इकॉनमी होती है, सरकारी कंपनी भी चलेगी और प्राइवेट भी चलेगी, है ना, दोनों चलेगा सतत। तो ये चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन इंदिरा गांधी जी के ऊपर थोड़ा सा रशिया का ज़्यादा प्रभाव था और इन्होंने अपने अपने कार्यकाल में रशिया को फॉलो किया और फटाफट चीज़ों को नेशनलाइज करना शुरू कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल बैंकों का पहला नेशनलाइजेशन, बैंकों का दूसरा नेशनलाइजेशन, है ना। वैसे इंश्योरेंस कंपनी, तो अगर आप बात करेंगे 1962-75 के बाद से, तो बहुत सारी कंपनी क्या नेशनलाइज हुई। तो दैट टाइम पर वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक गलत डिसीजन था। सब कुछ सरकारी आपको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे करप्शन बढ़ता है।
और देश में डेवलपमेंट आप नहीं कर पाते हो। और ये चलता रहा सिलसिला, और राजीव गांधी की हत्या के बाद ऐसा हो गया कि हमारे देश में केवल 19 दिन का विदेशी मुद्रा भंडार था, 19 डेज का केवल। दैट टाइम पे पीएम बने नरसिम्हा राव जी, और जब वो पीएम बने तो वो समझे कि भाई हमारे पास तो केवल 19 दिन का विदेशी मुद्रा भंडार है। यानी हमारी कंडीशन दैट टाइम पे पाकिस्तान और नेपाल जैसी हो गई थी। मैं श्रीलंका नहीं बोलूँगा, पाकिस्तान नेपाल। अब क्या करें हम, और हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन। तो मनमोहन सिंह को लाया गया पढ़ के वापस, मनमोहन सिंह को बनाया गया फाइनेंस मिनिस्टर। तो मनमोहन सिंह क्या लेकर आए, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कि भैया अपने देश को खोलो, ओपन करो, कंपनी को आने दो, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी को आगे बढ़ाओ, जिससे आपके देश में शेयर मार्केट बढ़ेगा। शेयर मार्केट देखो दोस्तों, शेयर मार्केट की अब बात कर रहे हैं हम। तो शेयर मार्केट, जिस तरह गाइस आपके पास पैसे होते हैं, आप पैसे निवेश करते हो ना शेयर्स में, तो वैसे ही इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी होते हैं, कंपनीज भी होती हैं जो किसी देश में निवेश करती हैं उसके शेयर मार्केट की ग्रोथ देखकर। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अमेरिकन कंपनी कोई है, अब उसके पास पैसा है, लेकिन ये पैसा उसको ओवरसीज निवेश करना है। अगर इंडिया का शेयर मार्केट अच्छा होगा तो यहाँ निवेश करेंगे वो। तो देखो समझो, इसे हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं FII। इन्हें क्या बोलते हैं, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये फॉरेन की कंपनीज होती हैं, ये फॉरेन के पर्सन होते हैं जो हमारे देश के शेयर मार्केट में निवेश करते हैं टू मेक प्रॉफिट। हमारा फ़ायदा ये होता है कि बाहर से पैसे देश में रखते हैं हमारे। ठीक, देखो तो 1991 आने के बाद क्या हुआ, हमारे देश में FIIs आना शुरू हुई और हमारा शेयर मार्केट बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन गाइस हमारे देश में किस क्या थी कि सब कुछ सरकारी था, सब बाबू सरकारी थे। तो कहने का मतलब हमारे देश में लाल फीताशाही बहुत थी। मतलब पहले अगर कोई कंपनी फॉरेन से पैसा लगाएगी तो उसकी जांच होगी, पड़ताल होगी पूरी, उसके बाद उसको मिलेगा अप्रूवल। अब मान लो तुम्हें रिलायंस कंपनी का शेयर लेना है आज, अब तुम इंडिया में अप्लाई कर रहे हो, अब तुमको अप्रूवल मिलना है 1 महीने बाद, और 1 महीने बाद तक मार्केट कंडीशन चेंज हो चुकी है। तो हमारे देश में इतनी लाल फीताशाही थी, तो जो FIIs थी वो निवेश नहीं कर रही थी देश हमारे। तो अंत में क्या हुआ, सेबी ने एक रास्ता निकाला, गेट पास, पी नोट्स। ये एक तरह गेट पास था कि अगर FII को इंडिया में निवेश करना है तो आपको बार बार अपना चेक कराने की जरूरत नहीं है, चेक कराने की कि आप कौन हो। आप एक बार निवेश करो, एक बार आपका हम कर लेंगे चेकअप पूरा अच्छे से कि कौन हो आप, उसके बाद आप बार बार निवेश करो, कोई रुकेगा नहीं। तो पी नोट एक तरह गेट पास होता है इंडिया के मार्केट में निवेश करने के लिए। बात समझ आई? तो बेसिकली जो पार्टिसिपेटरी नोट्स है ये किसके लिए आया था, FIIs के लिए आया था। किसने लॉन्च किया था, सेबी ने, ताकि FII को दिक्कत ना हो, इन्हें बार बार अपनी कागजी कार्रवाई न करवानी पड़े। एक बार आपने करवा ली, आपका नाम लिस्टेड हो गया, अब आप बिना पूछे तुझे इंडिया में निवेश करो। ठीक, चलिए गाइस, अच्छी बात है, आपने बातों को समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the T stand for in the MTSS, which is a term often seen in the banking sector? अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिनो पेमेंट बैंक को भी MTSS में अप्रूवल दिया है। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको याद होगा। तो ये MTSS में T क्या है, ये आपसे पूछा गया, आंसर बना क्या होगा, देखो What is the right answer? और यहाँ आप बोलो ट्रांसफर, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ट्रांसफर, यानी मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम। सुन लेना इसके बारे में, पहले सुन लेना, मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम। दोस्तों ये एक ऐसी स्कीम है जिसके ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल करता है इसे। ठीक है, देखो मान लीजिएगा इसकी कोई विदेशी है, कोई आपका भाई है, कोई बहन है, कोई भी है, अगर उसको पैसा भेजना है विदेश से आपको आप कहाँ रहते हो, आप इंडिया में रहते हो, तो आप इंडिया में रहते हो, तो ये पैसा आप रिसीव करते हो थ्रू MTSS। यानी MTSS के थ्रू केवल पैसा आता है, देश में आता नहीं। MTSS के थ्रू पैसा आप रिसीव कर सकते हो केवल, ये वन वे है, केवल वन वे पैसा आता है। ठीक, कितना आता है एक बार में, तो वन टाइम में $2,500, बस, इसके ऊपर नहीं, इसकी लिमिट भी है। तो MTSS से कोई व्यक्ति बाहर कंट्री से आपको पैसा भेज सकता है $2,500 एक बार में। ठीक, और एक साल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको 30 टाइम देती है कि आप पैसा रिसीव कर सकते हो, 30 बार। तो इसे भी लिखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, लिख लीजिएगा। ठीक है, और तनुष क्या हाल चाल है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कहाँ पे है भाई, लड़ाई तो नहीं कर ली हो? तो $2,500
एक बार में, और पूरे साल भर में 30 बार आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, पर ईयर, ठीक है, चलिए बढ़िया, वेरी गुड। तो ये पॉइंट हमने बात कर ली आपसे, सब बढ़िया है, अच्छा अच्छा, सब बढ़िया, अच्छा होना चाहिए भाई। अरे अरे बेस्ट फ्रेंड भी आए भैया हमें लगा खाली तुम ही आओ आज, अकेले अकेले हैं तो क्या गम है, हाँ, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डिफाइन द यूज ऑफ द वर्ड बैंक, बैंकर, बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में वो कौन सा सेक्शन है जो डिफाइन करता है बैंक को, बैंकर को, जहां पर मतलब इसका यूज किया गया, मतलब बेसिकली मतलब बैंक वर्ड कहां पर यूज किया गया। कोई पूछे आपसे कि ये बैंक वर्ड यूज कहां किया गया था, बैंकर, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के किस सेक्शन में, ये आपसे पूछा गया। चलो तुक्का मारो फटाफट, तुक्का मारो, ए बी सी डी, बताओ क्या हमारा आंसर होगा। तो यहां पे रेसर बोल रहे हैं सेक्शन 5, टाइमलेस बोल रहे हैं सेक्शन 3, जया बोल रही है 2, ऋषा बोल रही है डी ऑप्शन मतलब सेक्शन 3 सेक्शन 3 यही आंसर होगा। अच्छा, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा सेक्शन 7 ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। तो याद कर लीजिएगा ये पॉइंट हमारा, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 7, ठीक है, याद रखना इस बात को मेरे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बर्ड। बर्ड का क्या है फुल फॉर्म, यहां से पूछा गया, चिड़िया, बर्ड, बर्ड का फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछा गया। आंसर हमारा क्या होगा देखिए और बताइए, व्हाट इज द राइट आंसर। योगेश चौधरी जी, अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि बर्ड का फुल फॉर्म बताइए, और यहाँ पे लोग अपना अपना तुक्का मार रहे हैं कि सर ये है ये है ये। देखिए पहले ये है क्या, जानते हैं इसके बारे में। देखिए बर्ड का फुल फॉर्म है बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये बर्ड है क्या दोस्तों, तो बर्ड जो है ये नाबार्ड है, जानते हैं आप लोग नाबार्ड का नाम, नाबार्ड, ये नाबार्ड के अंडर में काम करने वाली एक क्या है, एक क्या है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। जब आपका सिलेक्शन ग्रामीण बैंक में होता है तो आपकी ट्रेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है। यानी ये क्यों बनाया गया है, ये बनाया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू गिव द ट्रेनिंग टू आरआरबी पर्सनल एम्प्लॉय, यानी आरआरबी के एम्प्लॉय को ट्रेनिंग ये प्रोवाइड करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1983, मतलब कि 1 साल के बाद इनके, ठीक। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुस्कुराइए होगी आप लखनऊ में है, LUCK, हाँ लखनऊ, तो मुस्कुराइए आप लखनऊ में है दोस्तों, ठीक है, पढ़ लीजिए। तो ये नाबार्ड का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसका काम है आरआरबी के एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना, नॉट सैलरी ट्रेनिंग देना। और ये इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1983 और हेडक्वार्टर इन लखनऊ, ठीक है, हेडक्वार्टर इन लखनऊ, याद रखिएगा इसे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में चाट अच्छी मिलती है, लखनऊ में चाट अच्छी मिलती है, हम तो कबाब सुने थे, चाट तो कभी सुने नहीं। चाट वाट खाना हमारे मिर्ज़ापुर आइए, यकीनन आप सब भूल जाएंगे। मार्च मंथ की कंपाइल पीडीएफ बेटा है गोपाल जी, हमारे टेलीग्राम पर जाकर ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज सेक्शन 7 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। नॉर्थ ऑप्शन में है, व्हाट इज सेक्शन 7। अब मैंने कुछ बता था इसके बारे में, कुछ क्या मैंने अभी कुछ बोला इसके बारे में। सेक्शन 7 देख लो, ऑप्शन में ये भी है, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, मैं कुछ पूजा का कौन था ये, पीहू, अच्छा बेटा सही है। रिया कोलकाता कब आएंगे अब आएंगे, शादी वादी तुम लोग करो तो वहाँ पहुँचेंगे सीधे बढ़िया हैं, और शादी में आएंगे डांस बहुत करेंगे उस दिन। फिर यहाँ क्या आंसर है, बी डी इट अलाउ द आरबीआई टू रिक्रूट न्यू स्टाफ। अच्छा, और डी क्या है, इट एम्पावर द गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन टू आरबीआई। दोस्तों इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, इसके पहले हमने पढ़ा था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 7। जो बैंकर था ना, वो क्या था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये क्या है, आरबीआई एक्ट। अब सुनना वो ध्यान से मेरी बात,
सुनना बहुत ध्यान से मेरी बात। देखो देखो दोस्तों, बात है आज से 2 साल पहले की, 2 साल पहले की, ठीक है। तो हुआ क्या था कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने क्या बोला आरबीआई से कि तुम्हारे पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है रिजर्व में, कुछ पैसा हमको दो, हम खर्च करेंगे देश के डेवलपमेंट में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मना कर दिया था। दैट टाइम पे गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल थे। आपको याद होगा उर्जित पटेल ने अपने टाइम से पहले रिजाइन कर दिया था, यही कह के कि गवर्नमेंट प्रेशर दे रही है हमारे पर, प्रेशर दे रही है हमारे पर। तो कहने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोले थे आरबीआई से कि जो रिजर्व मनी रखे हमको दो, हम खर्च करेंगे। तो उर्जित पटेल ने दबाव में इस्तीफा दे दिया। फिर कौन बने? शक्तिकांत दास जी बने गवर्नर। शक्तिकांत दास जी ने कमेटी बनाई, और कमेटी किसके अंडर में? बिमल जलान के अंडर में, कि पैसा देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि पैसा दे दो सीधे से, वरना हम सेक्शन 7 का यूज़ करेंगे, वरना हम सेक्शन 7 का यूज़ करेंगे, पैसा तुम ले लेंगे तुमसे। तो आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 7 में ये है कि इट एम्पावर द गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन टू आरबीआई। ये गवर्नमेंट को पावर देती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट की बात माने, ठीक है। देख लीजिएगा यहाँ पे, तो इसे याद रखिएगा दोस्तों, ये पॉइंट है ना। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसे भूलिएगा नहीं आप लोग। हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक। Which section of the Reserve Bank of India Act stated that the RBI has the exclusive right to issue the currency note in India? यानी वो कौन सा सेक्शन है आरबीआई एक्ट का जो आरबीआई को पावर देता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में करेंसी प्रिंट कर सकता है? आंसर बताएं, क्या आंसर होगा हमारा? सर थैंक यू वेरी जस्ट टुडे फर्स्ट शिफ्ट ESIC UDC। दीपा जी क्वेश्चन डिलीट भी कर दिया, मैसेज किया डिलीट भी कर दिया, इतनी बेइज्जती, गजब बेइज्जती है। अरे तारीफ कर दी कम से कम कि सर क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में। आंसर हमारा क्या होगा? तुम लोग अचानक तेज कैसे हो गए यार सब लोग? तुम लोग को मैं जानता नहीं हूँ, क्या पढ़ाता हूँ मैं, तुम लोग ये सडन इतने तेज कैसे हो गए? तो सेक्शन 22 हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान सुनना मेरी बात, अगर बोलेगा तुमसे कि आरबीआई एक्ट, ठीक, सेक्शन 22, तो इसका मतलब है बात क्या हो रही है आपसे? बात हो रही है करेंसी की, करेंसी, हाँ ठीक है। लेकिन अगर यही हमने क्या पूछता, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 22, ये क्या जरा बताओ मुझे, ये किस लिए है? फिर ये किस लिए है? आंसर दो। तनुज और योगेश आपस में दोस्ताना बढ़ा रहे हैं, दोस्ताना आपका सलामत रहे, आप लोग खूब दोस्त बने आपस में, ये हम चाहते हैं। जरा आंसर दें, क्या हमारा आंसर होगा? अरे दीपा जी आप लिख तो दीजिए, कुछ लिख तो दीजिए सर, ठीक है। क्या आंसर होगा? मैंने क्या बोला भैया बताओ जरा सा आंसर दो बाबू लोग। नेशनलाइजेशन, बाप रे बाप, हरिओम हरिओम हरिओम। अनीश नेगी ने सही आंसर दिया है लाइसेंस के लिए। तो जब आप कोई कंपनी होते हो, आपको बैंक का लाइसेंस चाहिए, तो यहाँ से मिलता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 22। मतलब वो कौन सा एक्ट है और वो कौन सा सेक्शन है जो आरबीआई को पावर देता है लाइसेंस बांटने का? तो यही है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 22। और मैंने कितनी बार पढ़ाया एग्जाम में ये सब चीज़ें, मैं जानता हूँ क्या होगा। अभी आप एग्जाम देने जाओगे, अगर ये क्वेश्चन आता क्या बोलते हैं? अरे सर ने पढ़ाया नहीं। अब मीम बनाएंगे हम और शेयर करेंगे, ये नहीं बोलोगे सर ने पढ़ाया था हम भूल गए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसान क्रेडिट कार्ड वॉज लॉन्च इन विच ईयर? केसीसी को किस साल लॉन्च किया गया, ये आपसे पूछा गया। इसका आंसर क्या होगा देखिए यहाँ पे। अब मीम बनाएंगे, अब मीम बनाएंगे और शेयर करेंगे। अपने आप को नहीं देख रहे हैं कि हम कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं पढ़ रहे हैं। आंसर हमारा क्या होगा देखिए यहाँ पे, आप लोग क्या बोल 98, ठीक है। तो अगर भाई केसीसी की बात करें, किसान क्रेडिट कार्ड, तो केसीसी आया है कब? 1998 में। आरवी वर्मा कमेटी, आरवी वर्मा कमेटी, आरवी वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन पे केसीसी को हमारे देश में लॉन्च किया गया था। दोस्तों ये होता क्या, सुन लीजिए। केसीसी की मैच्योरिटी क्या होती है?
मैच्योरिटी 5 साल। इसका इंटरेस्ट क्या होता है? इसका इंटरेस्ट होता है 7%। वैसे तो 9 होता है, 9%, लेकिन 2% मिलती सब्सिडी मिल जाती है, फिर 7%। केसीसी पर लोन कितना मिलता है दोस्तों? तो अगर कोई लोन का अमाउंट पूछे तो क्वेश्चन गलत हो गया इसका। ये देखिए, केसीसी पर लोन कैसे मिलता है वो डिपेंड करता है कि आपका जो खेत है वो कितना चौड़ा है, कितना गहरा है, कितना लंबा है, मतलब उसके पैरामीटर पे, और साथ ही साथ आपके खेत की फर्टिलिटी क्या है, आप कौन सा उस पर कम्युनिटी उगाते हो, मतलब कौन सा पौधा, कौन सी फसल उगाते हो, ये सब देखते हुए बैंक आपको लोन देता है। तो इसकी लिमिट को डिसाइड नहीं होती, वो डिसाइड होती है आपके लैंड के ऊपर डिसाइड होती है, या आपके क्रॉप के ऊपर होती है डिसाइड। ठीक है, देख लेना। किसान क्रेडिट कार्ड, वीडियो चैट नहीं करना है भाई हम लोग को, आप जगिए यहाँ से, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो हमने आपको सारी इंफॉर्मेशन दिखा दी है, याद कर लीजिएगा इसे। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, रिया बोल रही है, सुनो, रिया बोल रही है सर 100% क्वेश्चन यूडीसी मेंस में आपके ही आए थे, 35 अटेम्प्ट। सॉरी सर 35, तो सॉरी क्यों बोला आपने? अच्छा पहले नहीं बोला इसलिए। बहुत बढ़िया दोस्तों, वीडियो चैट देखिए करना तो कर लें बच्चे, लेकिन बात यह है कि फिर उनका डाटा खत्म हो जाएगा, और जो मेरी शाम वाली क्लास होती है वो स्पॉइल हो जाएगी, और वो मैं चाहता नहीं हूँ। तो या तो एक काम करिए, आप हम लोग को डेटा दे दीजिए, इस एक्स्ट्रा हमको भी डेटा दीजिए, हम लोग करें चैट वेट क्या करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। हमारे पास ब्लॉक करने कोई अधिकार नहीं है, हमारे पास कोई अधिकार नहीं दिया गया बैंकर से, में हम खाली पढ़ा सकते हैं बस। ठीक, चलो आगे बढ़े दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डज नॉट कम अंडर द पैरा बैंकिंग सर्विसेज? इनमें से कौन सी एक्टिविटी पैरा बैंकिंग के अंडर में नहीं आती है? ये आपसे पूछा गया, आंसर हमारा क्या है? जल्दी बताइए दोस्तों। थैंक यू दीपा, अब थैंक यू। आंसर दीजिए, व्हाट इज द आंसर? इसकी पीडीएफ में नहीं देता भाई, एमसीक्यूज है, क्या दूं पीडीएफ? और तुम लोग कितना पीडीएफ पढ़ते हो मुझे मालूम है, क्लास में पढ़ लो, इतना ही बहुत है बेटा तुम्हारे लिए। और यहाँ DEC बोले, देखो इसका आंसर क्या होगा, मेरी बात सुनिए दोस्तों, मैंने आपको पैरा बैंकिंग पर पहले भी पढ़ाया हुआ है, मैं आंसर नहीं दिखाऊंगा। देखो पैरा बैंकिंग क्या होती है, तो पैरा बैंकिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरा बैंकिंग? तो पैरा बैंकिंग का मतलब होता है कि जब कोई बैंक अपनी नॉर्मल एक्टिविटी, तो बैंक की नॉर्मल एक्टिविटी क्या होती है? लोन बांटना और डिपॉजिट करना। ठीक, तो जब कोई बैंक अपनी नॉर्मल एक्टिविटी के अलावा भी कुछ और काम करे, जैसे इंश्योरेंस की बात कर लें, म्यूचुअल फंड की बात कर लें, या पोर्टफोलियो की बात कर लें, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं पैरा बैंकिंग। अब जरा मुझे बताओ आंसर क्या होगा, बताओ अब मुझे आंसर क्या होगा इसका? फिर क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डज नॉट कम इन पैरा बैंकिंग, यानी बैंक की नॉर्मल एक्टिविटी। भाई क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डज नॉट कम अंडर द पैरा बैंकिंग। तो भाई पैरा बैंक जो नहीं आता मतलब नॉर्मल, मतलब लोन बांटना। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो जब कोई बैंक अपनी नॉर्मल एक्टिविटी के अलावा कुछ और काम करना शुरू कर दे, जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस की बात कर लें, इंटरनेट बैंकिंग की बात कर लें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पैरा बैंकिंग। तो हमारा आंसर क्या होगा? लोन बांटना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, देखिए, व्हाट इज द मार्केट स्ट्रक्चर कॉल्ड? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिंगल सेलर सेलिंग अ यूनिक प्रोडक्ट इन द मार्केट। यानी आप उस मार्केट को क्या बोलते हो जो केवल सिंगल सेलर मार्केट है? जब केवल सिंगल सेलर मार्केट से हम क्या बोलते हैं? SBI PO क्वेश्चन है ये। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। ऑप्शन नंबर सी, सिंगल सेलर। मतलब जिस बाजार में केवल सिंगल सेलर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। एग्जाम्पल, आज के दुनिया में तो ऐसा एग्जाम्पल होता नहीं है। हाँ, इंडियन रेलवे की बात कर लें तो एक सिंगल एग्जाम्पल इसका है इंडियन रेलवे। अगर आप भारतीय रेलवे की बात करें, अगर कल को हमारी रेलवे प्राइस बढ़ाती है
तो आप केवल इतना कर सकते हो कि आप पुतला फूंक सकते हो, विरोध कर सकते हो, बस, और कुछ नहीं। आपके पास रिलायंस की, टाटा की या अडानी की रेलवे नहीं है। रेलवे चलाएगी तो केवल गवर्नमेंट चलाएगी, ये मोनोपोली है रेलवे की, गवर्नमेंट की मतलब। और कोई एग्जाम्पल मोनोपोली का है नहीं, क्योंकि हर जगह ऑप्शंस आपके पास हैं, हर जगह ऑप्शंस आपके पास हैं। मोनोपोली, तो मोनोपोली मतलब दोस्तों कि सिंगल सेलर मार्केट, ठीक। अच्छा, ये क्या होता है ओलिगोपोली? ये क्या होता है ओलिगोपोली? तो ओलिगोपोली का मतलब होता है क्या? फ्यू सेलर, फ्यू सेलर, फ्यू सेलर। यहां पर क्या होता है? यहां पे कुछ सेलर होते हैं, 2 3 4 5, बस, उसके ऊपर नहीं। सिंगल सेलर मार्केट मोनोपोली, जहां पर फ्यू सेलर्स हो, 2 3 4 5, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ओलिगोपोली। और इनके जो प्रोडक्ट होते हैं ना, इनके जो प्रोडक्ट, वो आपस में क्या होते हैं? वो बिल्कुल होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मतलब हो गया कि सेम होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सेम होते हैं, डिफरेंस नहीं होता इसमें। इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है दोस्तों? भाई कहा गया है कि चोर चोर मौसेरे भाई। दुनिया में 2 कंपनी ऐसी है जो यही काम करती है, एक पेप्सिको और एक कोक। अगर आप बेवरेज की बात करेंगे, कोल्ड ड्रिंक की बात करेंगे, दुनिया में 2 ही कंपनी है, एक पेप्सिको और एक कोक। इन्होंने क्या कर रखा है सुनो, ये इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि तीसरी कंपनी को आने देंगे। देखो भाई, सिंपल सी बात है, आप अगर स्प्राइट पीते हो ना, स्प्राइट, तो आपके पास 7 का ऑप्शन भी है। अगर आप माजा पीते हो तो आपके पास स्लाइस का ऑप्शन भी है। अगर आप पेप्सी पीते हो तो आपके पास थम्स अप का एग्जाम्पल भी है ना। तो कहने का मतलब क्या होता है, ये दोनों कंपनी ने आपस में बात कर रखी है, ये दोनों एक फ्लेवर बनाएंगे, एक फ्लेवर बनाएंगे, एक प्राइस पर। इनके प्राइस में अंतर भी नहीं होता, सेम प्रोडक्ट, बिल्कुल सेम क्वालिटी, सेम क्वांटिटी, सेम प्रोडक्ट। इसे हम क्या बोलते हैं? ओलिगोपोली मार्केट बोलते हैं। पार्ले एग्रो कुछ अलग हो गया, वो तो अलग केस हो गया। आप कोल्ड ड्रिंक की बात करो ना केवल, देखो। अच्छा, और कुछ है नहीं। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों। फॉरेन करेंसी विच हैज अ टेंडेंसी ऑफ क्विक माइग्रेशन इज कॉल्ड। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है उसे हम क्या बोलते हैं? फॉरेन करेंसी विच हैज अ टेंडेंसी ऑफ क्विक माइग्रेशन। मैंने बहुत बार पढ़ा आप लोगों को। आंसर क्या होगा यहाँ पे? व्हाट इज राइट आंसर? दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, आंसर दो। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं हॉट करेंसी। जिस मुद्रा के नेचर में क्विक माइग्रेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हॉट मनी बोलते हैं, हॉट मनी बोलते हैं। हॉट मनी का एग्जांपल क्या होता है? तो हॉट करेंसी का एग्जांपल क्या होगा? तो इसका एग्जांपल होता है जैसे फॉर एग्जांपल यूएसडी, यूएस डॉलर। ये क्या है? और क्या एग्जांपल होगा इसका? एफआईआई। ये सब आपके हॉट करेंसी के एग्जांपल्स हैं। पहले यूएसडी कैसे दोस्तों? देखो सिंपल सा, आपको पता है कि हमारे आज पूरे वर्ल्ड में आज भी करीब करीब 85% जो ट्रेड होता है वो डॉलर पे होता है। जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम करते हैं वो डॉलर पे करते हैं। क्यों करते हैं हम? देखो वो सिंपल सी बात है। हम बात करते हैं इंडिया की, चाइना की, रशिया की, सऊदी अरेबिया की, ठीक है। सुनना, तो एक बार क्या हुआ कि इंडिया ने चाइना को बेचा मसाले, सब्जी मसाला, नॉट पान मसाला, सब्जी मसाला। इंडिया ने एक्सपोर्ट किया, यानी पेमेंट चाहिए इंडिया को, तो इंडिया ने चाइना से मांगा डॉलर, यानी चाइना के पास जो डॉलर था वो कहाँ गया? इंडिया के पास आ गया, ठीक। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने सऊदी अरेबिया से तेल खरीदा। जब इंडिया ने तेल खरीदा, मतलब इंपोर्ट किया, तो अब इसने क्या बोला? डॉलर मांगा, तो इंडिया ने डॉलर इनको दे दिया। यानी डॉलर जो पहले चाइना के पास था वो इंडिया के पास आ गया, इंडिया ने इनको दे दिया। सऊदी अरेबिया ने रशिया से विमान खरीदे तो डॉलर यहाँ चला गया। तो भाई कहने का मतलब कि आजकल पूरा ट्रेड डॉलर पे ही है, तो डॉलर की डिमांड है, तो जब आप ट्रेड करते हो तो डॉलर यहाँ से वहाँ होता रहता है आपका। तो ये माइग्रेशन हुआ ना, चाइना से इंडिया, इंडिया से सऊदी अरेबिया, देन रशिया, देन कहीं और, देन कहीं और, इसे हम क्या बोलेंगे? हॉट करेंसी बोलेंगे, ठीक। दूसरा पे हो गया एफआईआई। इसका मतलब क्या है दोस्तों? मैंने अभी आपसे बोला था एफआईआई क्या होते हैं? ये इन्वेस्टर होते हैं जो किसी देश के शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। अगर इन्होंने कल इंडिया के मार्केट में पैसा लगाया, मान लो मार्केट डूब गया, ये पैसे निकालेंगे कहीं और चले जाएंगे, फिर कहीं और, फिर कहीं और, तो ये भी क्या करते हैं? क्विक माइग्रेट करते हैं, है ना। एफआईआई एग्जाम्पल, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी लीड्स टू। अगर कोई देश अपनी करेंसी का डिवैल्यूएट करता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? जरा बताइए मुझे।
डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी लीड्स टू, यानी अगर कोई देश अपने करेंसी का डिवैल्यूएशन करता है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपके सामने 5 ऑप्शन है, आंसर हमारा क्या होगा? हमारा आंसर क्या होगा देखिए, आप बोल लो सी डी। फॉल इन डोमेस्टिक प्राइसेस कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजिंग डोमेस्टिक प्राइसेस। कैसे देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवैल्यूएशन? डिवैल्यूएशन मतलब होता है कि जब कोई देश अपनी करेंसी की वैल्यू को, मतलब फॉर एग्जांपल अगर $1 के बराबर ₹1 है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आपने क्या कर लिया, आपने उसी डॉलर कंपैरिजन में अपनी करेंसी को गिरा दिया, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डिवैल्यूएशन। जब एक देश अपनी करेंसी की वैल्यू को किसी और करेंसी कंपैरिजन में गिरा देता है, इसे हम क्या बोलते हैं? डिवैल्यूएशन बोलते हैं। आप बोलेंगे सर ये होता क्यों है? फिर ये क्यों होता है? क्योंकि अगर कोई देश चाहता है कि उसके देश में एक्सपोर्ट बढ़े, ठीक, तो वो ये काम करता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है गाइस, मान लो इंडिया अपना चारा बेचना, चावल राइस मार्केट में, लेकिन खरीद नहीं रहा कोई, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में सस्ते चावल चल रहा है। अच्छा, पहले क्या था दोस्तों? पहले इंडिया में ₹1 में 1 kg राइस मिलता था। तो अगर कोई अमेरिकन है जो $1 खर्च कर रहा था तो उसको केवल 1 kg राइस मिल रहा था। अब अगर हमने $1 बराबर ₹50 कर दिए तो वो $1 खर्च करेगा तो उसको इंडिया से 50 kg राइस मिलेंगे। तो कहने का मतलब उसको इंडिया सस्ता पड़ेगा, वो चावल यहाँ से लेगा तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जिससे हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार आएगी। वो तो ठीक है, लेकिन दोस्तों सुनिए तो एक बात, आप देखिए, ये आपने कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन आपको क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, कच्चा तेल। आपको कच्चा तेल इंपोर्ट करना पड़ता है। कल तक आप ₹1 खर्च कर रहे थे तो आपको $1 के बराबर चीज़ मिल रही थी। अब आप ₹50 खर्च करोगे बेटा तो आपको $1 की चीज़ मिलेगी, यानी कि अब आप क्रूड ऑयल को महंगे रेट पे खरीदोगे, ठीक। और जब क्रूड ऑयल आपका महंगे रेट पर आएगा तो आपके देश में ट्रांसपोर्टेशन जो होगा महंगा हो जाएगा। और अगर तेल भाई सिंपल सी बात है, अभी देखो ना, आज के टाइम पे देश में महंगाई क्यों है? केवल कच्चे तेल की वजह से। अगर आपको कच्चा तेल महंगा पड़ा तो डीजल पेट्रोल महंगा पड़ जाएगा। और हमारे देश में आप चाहे एग्रीकल्चर की बात करो, चाहे टीवी एसी की बात करो, कुछ ही बात करो, सब कुछ आपके पास आता है थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, सब महंगा हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग डोमेस्टिक प्राइस, ठीक है दोस्तों। थैंक यू तेलापल्ली, थैंक यू। तेलापल्ली बोल रहे हैं सर, आज एग्जाम बैंक में जो आप करवाते हैं क्लास में क्वेश्चन आया है सर। बढ़िया, वेरी गुड गाइस। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि हमारी क्लास 4 बजे है एक और उस क्लास का टॉपिक क्या है? MCQs ऑन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अनअकैडमी स्पेशल पे है 4 बजे, तो वहाँ जाने क्लास के लिए। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग क्लास में आए, आपने बड़े पेशेंस से देखा, आपको मज़ा आया होगा, ठीक है।